में मिला था। उससे पहले 2-4 बार फ़ोन पे वार्तालाप हुआ था, जो मेरा इतना अच्छा नहीं था। मैं ऑनेस्ट, इट वॉज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन ही एंड मी, बट चंडीगढ़ मिलने के बाद ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। और इन्होंने, मैं अपनी लाइफ में बहुत कम जगह जाता हूँ, एक सबसे खास जगह जाता हूँ, ये बैठे हैं जो ये बोल के गए हैं कि मेरे को ऑर्गेनाइज़र ने क्या क्या संबोधित ना किया जाए, बट सच में दिनेश भाई के सम्मेलन के बाद अगर मैंने एक तरह का सम्मेलन जहाँ पे सिर्फ ज्योतिष शास्त्रों को प्यार से, इज्जत से संबोधित और एक तरह के साथ देखा है तो अश्विनी द प्लेस, जहाँ पे सारे ही शायद चीफ गेस्ट हैं और सारे ही श्रोता हैं। दिस इज़ वॉज द बिगेस्ट थिंग। दिलीप सर को पता होगा, ये हम एक ग्वालियर में मिले थे आपसे, और वहाँ पे भी यही माहौल था, बहुत सिंपल, एंड दिट्स द सेम थिंग आई एम एग्जाम्पलिंग हियर। कटिंग टू वेरी शॉर्ट, कोई टॉपिक तो था नहीं, अश्विनी ने कुछ बताया भी नहीं था। कल फॉर्चुनेटली मेरी ट्रेन में और यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उनके संदर्भ में 2 टॉपिक थे, और बहुत शॉर्टली करूँगा उनको मैं, क्योंकि टाइम की बहुत सीमा होती है। स्टार्टिंग एक व्यक्ति ने मुझसे यहाँ पूछा कि सर, पहले मैं बता दूँ, मैं आचार्य श्री कपिल हूँ, सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, ज्योतिष जी। मैंने 17 साल की उम्र में संन्यास दीक्षा ली थी। मेरा पूरा नाम श्री 108 श्री कपिल महाराज जी है। ये शायद नहीं पता, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, मैं बहुत दूर रहता हूँ बहुत चीज़ों से। मेरे को अपने भगवती के मंदिर में मैं रहता हूँ। कुछ सालों से मैं कुछ सम्मेलन में, जहाँ के एक होता है कि एक क्रेविंग थी कि कुछ नया ज्ञान मिले तो, और उसको जितना बांट सकूँ, इंटरनेशनली और इंडियन दोनों स्टूडेंट्स को ज्योतिष वैदिक पढ़ाता हूँ। और उसका रीज़न भी ये था कि आज के वक्त में कुछ, सब नहीं, प्लीज़ गलत मत लीजिएगा, कुछ ऐसे टीचर्स आ गए हैं जिन्होंने ज्योतिष को शायद धंधा बना लिया है। जहाँ पे लैकिंग होती है ना, जब एक छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उसके 2 रीजंस। एक, उनको बेसिक से नहीं सिखाया जाता क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता। अब एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, शायद जब मैंने अपने स्पिरिचुअल गुरु से सीखा शुरू किया था, तो मैंने भी उनसे पूछा था कि जब सप्तम भाव में मृत्यु आई, सर मेरी रिपीटेशन होगा बट इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर समवन, जब सप्तम भाव में मृत्यु आई तो उसके बाद 8, 9, 10, 11 भाव क्यों? इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कि हम 7वें भाव को मारक मानते हैं ना, जब मृत्यु हो गई व्यक्ति की तो 8, 9, 10, 11 भाव क्यों? 8वां भाव हमारी लॉन्जिविटी का भाव होता है, इस देह की या हमारी उम्र की लॉन्जिविटी, किस तरह मान लीजिए उसकी लॉन्जिविटी, पर 8वां भाव हमारी समाधि का भाव होता है। 8वें भाव को हम इस देह या कहिए इस सूक्ष्म शरीर को त्याग कर हम अंदर से अंदर गूढ़ जा सकते हैं, जिसे हम समाधि कहते हैं। एक्चुअली एक व्यक्ति की सबसे ज़्यादा पहचान और असली पहचान अष्टम से ही शुरू होती है। 1 से 7 तक तो ज़िंदगी चलती है, कुटुंब, रिश्तेदार, एजुकेशन, गृहस्थी, परिवार, बच्चे, दोष, दुश्मन, ये, और 7वां आपका कलत्र, जिसे हम विवाह भी कहते हैं। और हमारे श्री के.एन. राव जी कहते थे 7वां भाव अपने परम शत्रु के साथ एक ही छत के नीचे रहना। सॉरी आई गॉट समथिंग नाइस। वो 7वां भाव अष्टम समाधि, जहाँ पे एक्चुअली मैंने नाड़ी ज्योतिष भी किया हुआ है, और वहाँ पे एक बात अच्छी समझ आती थी, जो मेरे दादा गुरु बोलते थे स्पिरिचुअली, कि जिसने अपने आप को समझना है ना, असली ज्योतिष वो है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप दूसरों को कुछ नहीं समझा सकते। और बड़ा अफसोस लगता है कि जब आप दूसरों को तो लेक्चर्स दे रहे होते हैं और खुद के कर्म ऐसे होते हैं कि आप छुपाने लायक भी नहीं होते। अष्टम भाव समाधि, उसके बाद 9वां भाव आता है। मैं शॉर्ट ही रखूँगा बिकॉज एक थिंग थी जो कल यहाँ पे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा था सर इस पर थोड़ा सा दीजिएगा। 9th इज स्पिरिचुअलिटी, हमारे धर्म का भाव। जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं सुधार सकते, गहन सोच नहीं कर सकते, मेडिटेशन, समाधि मीन्स खुद को खुद की पहचान नहीं करा सकते, आप धर्म नहीं कर सकते। धर्म इज नॉट गिविंग दान, पुण्य, मंदिर, ये वो धर्म है। उसके बाद हमारा 10वां भाव, 10वां भाव हमारा होता है कर्म स्थान। किसी ज्योतिष शास्त्र में प्रोफेशन नहीं लिखा हुआ। कल वत्सी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वो हमारे कर्म कुंडली है, जिसको हम आज के वक्त में सुधारते हैं। जन्म हम पिछले से लेके आए हैं और कर्म हम यहाँ बनाते हैं, वो हमारा 10वां भाव। वो कर्म आपका कुछ भी हो सकता है, मनसा वाचा कर्मणा, आप मन से करें, तन से करें, दिमाग से करें, सोच से करें, धन से करें, वो आपका है। 12वां भाव हमारा मोक्ष का दिया गया है, जहाँ पे हम सब कुछ छोड़ देते हैं, व्यय भाव होता है।
भोगों का भी है लेकिन व्यय भी है। अब उसको कैसे ले? 10वें और 12वें के बीच में हमारा 11वां भाव आता है, कुंभ राशि, कालपुरुष की कुंडली में। मटका होता है ना, सिग्नेचर्स, क्या है? अस्थि कलश, वही होता है ना जिसमें हम जाते हैं मोक्ष की तरफ। उसको 10वें और 12वें के बीच में क्यों रखा गया? ये देखा जाए तो बहुत सोच होती है। आई रिक्वेस्ट पीपल सिटिंग इन द बैक कि थोड़ी देर क्वाइट हो जाए। बहुत देर से अजीब लग रहा है कि इतने दिलीप सर जैसे, इवन कल भी, या दिनेश भाई जैसे, इन लोगों ने बोला और आप सब अपने ही पर्सनल कंसल्टेशंस में लगे हुए हैं। इट्स नॉट गुड, अच्छा नहीं लगता। तो उसके बीच में क्यों? क्योंकि जब तक हमारी वासनाएं हैं ना, तब तक हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत अच्छी होती है कि आपकी आयु शेष रह जाए और तमन्नाएं खत्म हो जाएं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा तमन्नाएं रह जाएं और आयु खत्म हो जाए तो मोह माया है। तो हमारी तमन्नाओं का जब तक अंत नहीं होगा, हम 12वें को मोक्ष नहीं ले सकते, तब तक वो भोग रहता है। इसीलिए वो कुंभ राशि रखी गई है। बत्सी ने इसको हिंट दिया था बहुत अच्छा कि वो आपके कर्म स्थान को बढ़ावा करता है कि जैसा कर्म होगा वैसी बढ़ोतरी होगी और वैसा ही आपका 12वां मोक्ष प्राप्त होगा। तो दिस इज व्हाट, इसको समझना। कल यहाँ पे एक बात थी, विद इन 5 मिनट्स आई मेक इट वेरी कंसाइज। टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने बहुत काम किया उस पर, कि हमें किसी दशा का रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जैसे कि कुछ टीचर्स ने इसको इतना धंधा बना दिया कि प्रॉपर ज्ञान और नहीं होता, किसी भी गोचर के बिना आप दशा को फलीभूत नहीं कर सकते। गोचर इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि उन दोनों का एक साथ चलना, गोचर और दशा या दशा और गोचर, तभी आपको किसी रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और वो महादशा, अंतर और प्रत्यंतर, खासकर मैं प्रत्यंतर में बहुत फोकस करता हूँ बिकॉज दैट इज द मेन गिविंग वन, जो आपको देता है। महादशा ट्रेंड सेट करता है, वो आपको उस रास्ते पे लेके जाता है। जैसे दिल्ली से अमृतसर हाईवे, अंतरदशा हाईवे से मुझे यहाँ आना था अंदर इस एरिया में, और प्रत्यंतर इस कॉलोनी में जिस रोड पे इस बैंकर ने पहुंचा था, वो प्रत्यंतर आपको स्टेशन पे लेके जाएगा। पर गोचर फेवर होना चाहिए। गोचर में कुछ बातें इससे पहले खत्म हो, हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जो बहुत सिंपल हैं लेकिन समझने के ऊपर बहुत हो जाता है। पहला शनि और बृहस्पति का, जिसको सबसे ज़्यादा हमें फोकस किया गया। शनि आपको और बृहस्पति, जब तक आपको ये दोनों आपके फेवरेबल नहीं रहेंगे, किसके साथ? जिस कार्य को आप देख रहे हैं। दृष्टि दोनों की 3-3 है, लेकिन जिस भाव को या जिस कार्य को देख रहे हैं उसके भाव और भावेश से इनका संबंध गोचर में आपके लगन कुंडली से नहीं बनता, आपका वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्यों? शनि काल है, टाइम पर्सोनिफाइड, जो आपको परमिशन देता है यस यू कैन डू इट। और बृहस्पति देवगुरु, जो आपको आशीर्वाद देता है कि अब कर, मैं कर रहा हूं। तो ये दोनों का संबंध होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसके साथ ही सबसे होता है जिसे हम कहते हैं भाव सिद्धि काल, इफ आई एम राइट सर। भाव सिद्धि काल इज समथिंग कि अब उस कार्य को कैसे देखें। अब सप्तम में तो आपकी शादी भी है, सप्तम में आपका बिजनेस भी है, सप्तम में आपकी पार्टनरशिप भी है, सप्तम में आपकी मृत्यु भी है। तो वो कैसे? दैट गोज टू, एक्चुअली वी गोज टू वर्गा चार्ट्स ऑल्सो। बट क्या उस भाव और भावेश के संबंध गोचर में लगन कुंडली से बनता है? जैसे हम संतान ले लें तो संतान का पंचम या पंचमेश दोनों गोचर में आपका लगन कुंडली के पंचम या पंचमेश के साथ और उनके कारक के साथ संबंध बना ले तो ये कार्य सिद्ध है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर बड़े बड़े तो लंबा, जैसे राहु है या शनि है, बृहस्पति है, मंगल भी, ये तो बड़े बड़े रुकते हैं, लेकिन ये उसकी एक बड़ा शब्द था, मैं हंसी आती है लेकिन अच्छा लगता है सर, छटांकी पटांकी जो गृहस्थ होते हैं ना, जो महीने महीने के लिए आते हैं, 25-25 दिन के लिए, उनका गोचर में कैसे बड़ा संबंध देखेंगे? आपका वो कार्य चाहे पूरा ना हो, लेकिन वो जब, जैसे बुध है 1 महीना, शुक्र है या चंद्रमा है, जब उनका गोचर में संबंध अपने लगन कुंडली से बनता है तो वो उसी डेट में या टाइम में आपका कार्य को पॉजिटिव करके जाएगा, कि वो आपका चाहे वो बाद में हो लेकिन रिजल्ट देके जाएगा। जिस दिन हम ये देखना सीख लेंगे और इस पे हम ध्यान दे देंगे तो आपकी ज्योतिष, आपका फलादेश 100% सटीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। एंड वाकई मेरी शायद आप सबके सामने वो नहीं है,
इतनी हैसियत नहीं है कि दिलीप सर या उन सबके सामने करूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि लेखराज जी चले गए, लेकिन उनके सामने बोलने की तो मैं बिल्कुल भी औकात नहीं रखता। सो थैंक यू वेरी मच आपको सुनने के लिए।